जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में सुना तो बहुत है पर जानते बहुत कम ही है। एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जो 2004 में चालू हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनपीएस के बारे में। लोग इसे एक टैक्स डिडक्शन के टाइप में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारे एक बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा भी हो सकती है। बेशक हम मानते हैं कि ओपीएस जितना तो कारगर नहीं साबित होगा, लेकिन फिर भी यदि अब ये व्यवस्था है, यदि ओपीएस वापस चालू नहीं होती है तो इसको सीखना समझना भी ज़रूरी है। तो साथियों, आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एनपीएस क्या है, इसका वर्क प्रोसीजर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसमें से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या है एनपीएस के, और इसकी ड्रॉबैक्स क्या क्या है। यदि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम दूसरे वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है उतना हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं इस स्कीम के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले ये बात समझ लो कि 1952 के अंदर ईपीएफ शुरू किया था सरकार ने, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसके बाद में 1968 के अंदर 68 के अंदर पब्लिक प्रोविडेंट फंड शुरू किया, और फिर 2004 में जो हम नहीं चाहते थे हमारे अर्धसैनिक बल के कोई भी साथी, ओपीएस बंद करके एनपीएस चालू कर दिया। तो साथियों, 2004 से लेकर 2009 तक ये आम आदमियों के लिए नहीं थी, लेकिन 2009 के अंदर इसने आम आदमियों के लिए भी चालू कर दिया। यानी कि ये अब देश का कोई भी नागरिक, सिर्फ इंडियन होना चाहिए, चाहे से एनआरआई वगैरह हो, कोई भी हो, उसके लिए ये व्यवस्था चालू कर गई है। वो अपना कंट्रीब्यूशन करके इसमें से रिटायरमेंट के बाद में पेंशन प्राप्त कर सकता है। ये एक स्वैच्छिक सहयोग राशि व्यवस्था है, यानी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम है। यानी अपनी इच्छा से इसमें कंट्रीब्यूट करो और पेंशन के, रिटायरमेंट के टाइम पेंशन पाओ। लेकिन यदि आप सरकारी कर्मचारी है, यदि आप अर्धसैनिक बल लोग से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए वॉलंटरी नहीं है, ये आपके लिए कंपलसरी ही है। आपकी तरफ से सरकार इसमें कंट्रीब्यूट करेगी और कुछ परसेंट आपको करना पड़ता है। हम विस्तार पूर्वक इसमें समझते हैं वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके ऊपर बात करते हैं कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले ये जान लो, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए है, वो इसको संचालित करती है। ये विभाग ही इसकी देखरेख करता है। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की जो स्टेजेस है, सभी को यही संचालित करता है। इसके अंदर इंसान को ये चॉइस मिलती है कि एक जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टेप्स को फॉलो करके, जिसमें इंडिपेंडेंट यूजर्स है, जितने भी सिविलियंस, उनको ये चॉइस मिलती है कि वो अपने अकॉर्डिंग मिक्स करके या मैच करके जो भी उनके लिए बेटर ऑप्शन होता है वो उसमें से प्लान चुन ले। इसमें सर्विस प्रोवाइडर की भाग भी होता है, लेकिन अर्धसैनिक बलों के लिए, हमारे लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो सिविलियंस है वो यदि इसमें अकाउंट खोलते हैं तो उनके लिए बहुत सारी चॉइसेस होती है, वो अपने अकॉर्डिंग फंड्स ले सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर बंधे हुए हैं, हमें फिक्स फंड ही लेना पड़ेगा। तो चलिए हम हमारे अकॉर्डिंग ही समझते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर है एनपीएस का। तो साथियों, ये मोटा मोटा समझ लो, जिस प्रकार जीपीएस 3 पिलर सिस्टम पे काम करता है, एनपीएस भी 3 पिलर सिस्टम पे काम करता है। सबसे पहले है सीआरए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। यानी कि जो सेंट्रल की है, जो रिकॉर्ड्स रखती है, वो सीआरए है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। इसका है फर्स्ट पिलर। दूसरा है पीओपी। पीओपी मीन्स है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये एक बिचौलियों की तरह है जो एनपीएस और यूजर के बीच में लिंक का काम करती है। यानी हमारे पैसा और जो एनपीएस सिस्टम है उसके अंदर के लिंक का काम करती है पीओपी। और थर्ड है पीएफएम। पीएफएम मतलब हुआ पेंशन फंड मैनेजर। यदि आप रिटायरमेंट चले गए, उसके बाद में जो पैसा छोड़ गए, सिर्फ 40%, आप उस 40% से आपकी पेंशन कितनी बनेगी और कितने टाइम तक बनेगी, वो पेंशन फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, वो ही इसकी देखरेख करेगा। जो रिटायरमेंट के टाइम एन्युटी बनती है, यानी विड्रॉल के टाइम, तो उसमें से 40% हम पीएफएम के अंदर डाल देंगे और 60% है वो हम विड्रॉल कर लेते हैं। इस 60% के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है, लेकिन ये जो 40% हम इसके अंदर छोड़ के आते हैं पेंशन के लिए, उसके अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो पीएफएम टैक्स उसके ऊपर आपको लगाएगी। अब आइए आगे बात कर लेते हैं इन थोड़े 2 पॉइंट सीआरए और पीओपी के ऊपर, थोड़ा सा डिटेल्स के अंदर समझ लेते हैं। तो साथियों, सीआरए होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जिसके पास अपने देश के तमाम सैनिकों का, तमाम सरकारी कर्मचारियों का और जिन्होंने भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है उनका
डेटा है। तो सीआरए की जो लाइसेंस मिला हुआ है इंडिया के अंदर वो 2 ही कंपनी को मिला हुआ है। एक तो है एकिन टेक्नोलॉजी और दूसरी जो एनएसडीएल जिसके बारे में आप जानते हैं। यही जिसे आप मोटा तौर पे जानते हैं कि एनपीएस यही रेगुलेट कर रही है। अब जानते हैं पीएफएम। पीएफएम क्या है साथियों? पीएफएम जो है पेंशन फंड मैनेजर, ये इंडिया के अंदर 7 ही कंपनियों को लाइसेंस मिला है, जिनके अंदर से आप देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड और यूटीआई पेंशन फंड। यदि आप सिविलियन है और एनपीएस के अंदर अपना खाता खुलाया है तो आप इन सातों में से चॉइस है किसी भी फंड को ले सकते हैं। यानी कि आप रिटायरमेंट जाने के बाद जो 40% की आप पेंशन बनाएंगे वो इनमें से किसी से भी बनवा सकते हैं। लेकिन यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो आपके पास में ऐसी चॉइस नहीं है। आप केवल इन लास्ट की जो 3 फंड्स हैं इन्हीं से ही आपको पेंशन मिलेगी, और वो सरकार इनके अंदर 1/3 आपका 40% जो पैसा बचेगा वो 1/3 इनके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर देगी, और ये तीनों की फंड्स जो मिलके आपको ही पेंशन बनाएंगे। ये एलआईसी प्रोविडेंट, एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड, जो एसबीआई सबसे बड़ा पेंशन फंड है, लगभग 53% शेयर्स इसी के पास है, और उसके बाद में है यूटीआई पेंशन फंड। तो इन तीनों के पास में गवर्नमेंट 1/3 करके, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, वो इनको दे देगी 40%। जो रिटायरमेंट 60 साल की एज होने पर जो टोटल कलेक्शन होता है आप उसका 60% विड्रॉल कर सकते हैं। बचा हुआ 40% एन्युटी के पास चल जाता है और जहां से पेंशन बनती है। अब बात करते हैं साथियों आगे चल के वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ एनपीएस की। एनपीएस के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो साथियों जान लो, एनपीएस के अंदर 2 टाइप्स होते हैं जिनको हम टायर बोलते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 अकाउंट तो यदि आपने एनपीएस में भागीदारी की है तो अपने आप खुल जाएगा, और टायर 1 अकाउंट के खुलने के साथ ही आपको एक एनपीएस कंपनी देगी पीआरएएन नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। प्रान नंबर जो होते हैं वो हमेशा आपके टायर 1 अकाउंट के साथ अटैच रहते हैं, और यदि आप टायर 2 अकाउंट खोलते हैं तो आपको अलग नंबर मिलेंगे। टायर 2 अकाउंट वैसे तो बहुत स्मार्ट लोग खोलते हैं, जो अच्छा खासा मार्केट का नॉलेज रखते हैं, फंड्स को इधर उधर करते हैं, जानते हैं, वो लोग खोलते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ हमारे अर्धसैनिक बल के भाई बहुत कम लोगों ने टायर 2 अकाउंट खोला है। आगे हम समझेंगे वीडियोस के अंदर कि टायर 2 अकाउंट खोलना बेनिफिट है या नहीं है, इससे कितना टैक्स रिबेट मिलता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि टायर 1 के अंदर तो लगभग 2 लाख तक का आप टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए डिटेल में एक बार फिर से समझ लेते हैं टायर 1 के अंदर जो अकाउंट है उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उस पर कितना फ़ायदा है। तो टायर 1 के अकाउंट के अंदर जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो उसके अंदर हमें 1.5 लाख यानी 1.5 लाख तक की हमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। जो इनकम टैक्स के रूल्स है उसके अंडर 80C के अंदर 1.5 लाख तक की हमें टैक्स में छूट मिलती है। उसके अलावा यदि हम 50,000 तक का और कंट्रीब्यूशन करते हैं तो भी हमें टैक्स रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80CCD के अंदर। हैंस यानी कुल मिला के आप इनके अकाउंट के अंदर यदि 2 लाख तक के जो पैसा है उसके ऊपर आपको टोटली टैक्स फ्री है, वो पैसा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं चार्ज करना पड़ेगा। चलिए साथियों अब बात करते हैं टायर 2 अकाउंट के बारे में। साथियों ये टायर 2 अकाउंट है, ये एक एडिशनल अकाउंट है, इसके अंदर नो टैक्स बेनिफिट्स है। आप यदि सिविलियन है तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि लेकिन आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और फिर आपने टायर 2 अकाउंट खोल लिया है, यानी अलग से उसके अकाउंट नंबर ले लिए है और सेल्फ विलिंगली जाके टायर 2 अकाउंट खोला है, तो उसमें भी यदि आप कंट्रीब्यूट कर लेते हैं 1.5 लाख तक का या ज़्यादा भी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा के ऊपर तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 1.5 लाख तक का पैसा आपका उसके अंदर सेफ रहेगा, उसके ऊपर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथियों अब बात करते हैं यदि हम विड्रॉल की कि विड्रॉल इसमें से इस स्कीम में से कैसे हो सकता है, चाहे से टायर 1 हो या टायर 2। तो साथियों टायर 2 तो आपने अपना खोला है, आप कभी भी चाहें जिस हिसाब से विड्रॉल कर सकते हैं, जिस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं टायर 1 अकाउंट की, तो ये एक आपको पता है रिटायरमेंट स्कीम है, यानी टायर 1 का पैसा 60 साल की एज होने पर ही विड्रॉल कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। यानी ये सारा पैसा मेच्योरिटी
पर ही आप विड्रॉल कर सकते हैं और मैच्योरिटी के टाइम साथियों इस पैसे को टैक्स फ्री देगी आपको गवर्नमेंट। यानी जो एनपीएस सिस्टम के थ्रू आपको 60 साल की उम्र होने पर 60% जो पैसा मिलेगा आपके कंट्रीब्यूशन का वो टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो 40% आपका जमा रह जाएगा उसकी जो पेंशन मिलेगी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वो पेंशन हमेशा हर महीने जो आपके खाते में आएगी उसके ऊपर टैक्स जरूर लेगा। यानी 40% जो है साथियों, जो मैंने शुरू में बताया था पीपीएफ के अंदर चली जाएगी। उस पीपीएफ के अंदर जाने पे पीपीएफ आपको टैक्स काट काट के ही आपकी पेंशन देगा। साथियों ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा जो भी कोई आपके सवाल जवाब हो हमें ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे उनके आंसर करने की। और इसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब करके शौर्य ऑफ सोल्जर्स के फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।